first method, which is the general method of preparation of phenol. So जैसे C6H5Cl plus 2NaOH अगर हम लोग लेते हैं at high temperature and a very high pressure, आप ये pressure देख सकते हो, this is 320 atm, ठीक है. So this is going to produce C6H5O minus and Na plus. So this is a normal salt and base reaction. Okay. Beneath polyether formation, I don't think so that is in our syllabus. आपके पैकेज में भी नहीं दिया हुआ है कुछ ऐसा. So polyether formation would be covered similar to that of the ether formation. All right. So that's why I have not touched that topic. So we don't need to study that. But anyway, so हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि this is the one sec. This is the salt and base reaction. Alright, so salt और base reaction से जो आपको बनेगा वो आपका C6H5O minus और Na plus. So normally ये reaction favorable तब होता है जब there will be an electron withdrawing group. ये हम लोगों ने जो है पहले भी देख रखा है, अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ा था हम लोग इसके बारे में जब हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे. राइट. सो अगर हम लोग इसमें 6 to 8% NaOH लेते हैं एट 623 केल्विन एंड 300 atm, तो ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है. दैट इज डॉस प्रोसेस. राइट. लेकिन अगर हम लोगों ने इसमें एक NO2 लगा दिया एट पैरा पोजीशन, सो दिस NO2 इज हेल्पफुल in making the reaction conditions quite easy. ठीक है. यहाँ पे आप टेम्परेचर देखो, एक NO2 के आने की वजह से टेम्परेचर हमें कितना कम लग रहा है और ये नॉर्मल प्रेशर में भी हो रहा है रिएक्शन. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ओके. सिमिलरली अगर हम लोग एक और NO2 लगा देते हैं इसमें, तो instead of using NaOH, now we can use a slightly less basic salt Na2CO3 and less temperature, ताकि जो है आपका फिनॉल के डेरिवेटिव्स बन सके. राइट. सिमिलरली अगर हम लोग तीनों जगह लगा देते हैं अगर इसमें कि जो आपका ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे है, तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन में भी आपका जो है ये रिएक्शन हो जाएगा. और ये रिएक्शन जो आपका हो रहा है ऑर्थो मेटा पैरा में नाइट्रो ग्रुप लगाने की वजह से, ये नॉर्मली आप वाटर बॉइल्ड वाटर या फिर हीट से ही हो जा रहा है. ठीक है. सो यू कैन सी कि यहाँ पे कंडीशंस में क्या ड्रास्टिक चेंज आया है विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. राइट. सो ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी है अगर आपको याद हो तो, है ना, जब हम बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे उस टाइम पे. राइट. अब जैसे मान लीजिए हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें NaOH और H प्लस दिया हुआ है. NaOH और H प्लस क्या करेगा इसके लिए, इसको OH में कन्वर्ट कर देगा. राइट. सो इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन होगा फर्स्ट OH NO2 NO2. राइट. और फिर जब हम इसमें नाइट्रेशन करेंगे तो फिर क्या आना चाहिए, NO2 लगेगा नहीं विनीत. सो NO2 लगने के बाद ये कहाँ पे NO2 लगना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे OH के रेस्पेक्ट में. ऑर्थो पोजीशन पे. राइट. सो ऑर्थो पोजीशन में लगने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट बन जाएगा. राइट.
सो नॉर्मली हम ये रिएक्शन जो है वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, राइट। सो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप at ortho and para position to the chlorine it greatly increases its reactivity. Okay, ये बात तो हमने भी डिस्कस कर ली है. So let's move on with the next reaction. So the next reaction is hydrolysis of diazonium salt. ठीक है, हमने इसके बारे में जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम लोग डायोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे. उसमें हम लोगों ने एक अल्कोहल को कन्वर्ट किया था इनटू अमीन्स को कन्वर्ट किया था इनटू डायजोनियम सॉल्ट्स, और डायजोनियम सॉल्ट्स कन्वर्ट करने के बाद हमने उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया था. सो दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अल्कोहल. सो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि अगर हमारे पास एक ऑराइल ग्रुप में एमीन लगा हो, ठीक है, NH2, और इसमें अगर हम लोग डाईएजो रिएक्शन करवा देते हैं, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो ये आपका N2 प्रोड्यूस करके देगा, राइट. और जब इसको हम लोग हीट करेंगे या फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका, तभी जा करके जो है आपका N2 निकलेगा, है ना. हीट जब तक नहीं करेंगे तब तक N2 नहीं निकलेगा. सो इसमें अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वी विल बी गेटिंग फिनॉल, ठीक है, प्लस H प्लस एंड N2, राइट. सो अगर हम लोग इसको देखें कि एक एग्जांपल इसका कि N2 अगर लगा हुआ है और इसमें हम लोगों ने H2O और H प्लस से इसका हाइड्रोलाइसिस किया है, सो वी आर गोइंग टू गेट अल्कोहल डेरिवेटिव, राइट. ऐसे रिएक्शंस होते रहेंगे, फाइन. नेक्स्ट देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन विच इज फ्रॉम बीटा नैप्थेनॉल एंड 2-नाप्थेनॉल मेथड, राइट. बीटा नैप्थेनॉल और 2-नाप्थेनॉल एक ही चीज है, एंड नहीं लिखा होना चाहिए, राइट. बीटा नैप्थेनॉल मतलब बीटा पोजीशन पे, इसको हम लोगों ने रेफरेंस मान करके ये अल्फा ये बीटा पोजीशन, ठीक है. ऐसे नॉर्मली जो है हम लोग ट्रिवियल मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग ऑर्थो पैरा और मैटा यूज करते हैं ट्रिवियल मेथड, उसी तरीके से अल्फा बीटा भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है. हम लोगों ने ऑलरेडी किया भी है E1 और E2 मैकेनिज्म में, जहाँ पे हम लोगों ने उसको बीटा एलिमिनेशन बोला था, राइट. सो बीटा इज सफिशिएंटली द सेकंड पोजीशन विच इज द ऑर्थो और मेटा, ठीक है. तो इसके रेस्पेक्ट में जो है आपका ऑर्थो और ये मेटा पोजीशन जो है आपका बीटा पोजीशन होगा. सो बीटा पोजीशन पे हम लोगों ने जो है रिएक्शन करवाया है, कि रिएक्शन NaOH के साथ है. सो दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप SO3Na या फिर SO3 माइनस Na. इसमें जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज आराम से हो भी जाता है, ठीक है. The reason for this is being that SO3 minus is a good living group, क्योंकि वो SO3 minus अगर छोड़ करके जाता है तो that will leave behind with the SO3 2 minus, और SO3 2 minus में जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है that negative charge will be stabilized, as well as जो सल्फर है उस सल्फर एक वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो एग्जिस्ट करता है सल्फर में, which is vacant 3D. So that's why the electrons are quite dispersed and that's why this is a good living group. So हाइड्रोलाइसिस इसका हम लोग आराम से कर सकते हैं. अगर हम लोग उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो it will be converted into OH फाइनली, ठीक है. ऐसा रिएक्शन जो है आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में भी देखा होगा, जब हम लोग SO3H को हाइड्रोलाइज करते हैं. सो नॉर्मली दिस हैपेंस दैट इफ वी आर रिएक्टिंग अ बेंजीन रिंग, अगर इसमें हम लोग सल्फोनेशन कर रहे हैं तो बेंजीन रिंग में सल्फोनेशन करने का मतलब है कि फर्स्ट इसको रिएक्ट करवाते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 से, ठीक है, और ये आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू SO3H, ठीक है. अब अगर इसको हम लोग फिर से बेसिक मीडियम में ले जाते हैं, इसका एक और एग्जांपल बता रहा हूँ. NaOH में अगर हम लोग ले लेते हैं तो विल बी गेटिंग फिनॉल, ठीक है.
नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड, सॉरी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। सो अगर हम लोग कुछ ऐसा रिएक्शंस देखें जिसमें हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और एक हमारे पास क्या है ये, सर दिस इज रॉन्ग, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। एनीवे, सो दिस मस्ट बी प्रोपीन। ओके, ये प्रोपीन है और यहाँ पे जो है आपके पास एक और कार्बन आना चाहिए ऐसा, ठीक है, ये अब सही है। सो अगर अब हमने कोई एल्कीन लिया है और एसिड लिया है, तो एल्कीन और एसिड का रिएक्शन क्या होगा? इन दोनों के रिएक्शन से फर्स्ट हमारे पास एक कार्बोकेटायन बनेगा, नहीं? हाँ, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, मैं बता रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, रुको, ठीक है। सो ये जो कार्बोकेटायन बनेगा, इस कार्बोकेटायन बनने के बाद यहाँ पर एक जो है वो कार्बन लगना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। सो ये समझ में आया? प्रोपीन में पहले एसिड रिएक्ट करेगा, H प्लस का अटैक होगा, H प्लस के अटैक के बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनने के बाद जो है वो जाकर के बेंजीन पर अटैच हो जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो है हम अगर ऑक्सीजन से इसको ऑक्सीडाइज करें, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करने पर ये एक पेरोक्साइड लिंक बना रहा है, ठीक है, और ये पेरोक्साइड लिंक बनाने के बाद जो है आपका H2O से अगर हम लोग इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो दैट इज गोइंग टू गिव अस फिनॉल, ठीक है। तो अब इसके मैकेनिज्म में क्या हुआ वो देख लेते हैं कि क्या क्या है मैकेनिज्म इसका। सो इसके मैकेनिज्म में एक रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, और उस रीअरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। सो यहाँ तक जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज होने के बाद H प्लस के प्रेजेंस में प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, और प्रोटोनेशन के बाद वी नो दैट दिस परऑक्सी लिंकेज इज अनस्टेबल। ये परऑक्सी लिंकेज कहीं भी आप देखोगे तो दैट विल बी अनस्टेबल, ओके। सो द रीजन फॉर दैट इज कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो लोन पेयर्स हैं, उन लोन पेयर्स की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होगा, and because of that repulsion the peroxy linkage will be unstable and it will try to break its bond। और हमने इसका एग्जांपल जो है वो H2O2 में देखा है, जब हम रिडॉक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 में पेरोक्सी लिंकेज है जो कि ब्रेक हो करके आपको एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है। सिमिलरली ये चीज हम लोगों ने जो है ओजोनोलाइसिस में भी देखा था। जब ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज्म देखोगे तो आपको वहां से पता चलेगा कि जितने भी पेरोक्सी लिंकेज है वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे ब्रेक होते गए, ठीक है। ये ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा विच इज अ वेरी क्वाइट अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। ऑक्सीजन पे प्लस होना इट्स लाइक ए वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर द ऑक्सीजन टू सस्टेन, राइट। सो ऑक्सीजन वांट्स इलेक्ट्रॉन and the electrons can be provided only through the pi bonds, right, या फिर pi electrons। so ऑक्सीजन क्या करता है कि ऑक्सीजन यहीं पे अटैक करेगा इसी पोजीशन पे, और कार्बन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। so it is going to rearrange itself into this species, ठीक है। इसको दोनों साथ में देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो लोन पेयर सॉरी जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स था, दैट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स अटैक्ट ऑक्सीजन प्लस, और ऑक्सीजन प्लस और उसके बाद जो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है दैट बॉन्ड हैज बीन ब्रोकन, ऑलराइट। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से फिर वापस से H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक एट द कार्बन पोजीशन, ऑलराइट।
और ये कार्बन पोजीशन पे अटैक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा स्पीसी मिलेगा हमें। राइट, इस स्पीसी के बाद जो है आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है। राइट, एंड यहां से आपका एक H+ रिलीज होगा एंड माइंड दैट कि ये आपका एक अल्कोहल है, ठीक है, ब्रेक होने के बाद, और ये अल्कोहल जो है आपका फिर फाइनली जा करके यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये जो मीडियम कर रहे हैं यूज, ये हम ऑक्सीजन मीडियम में यूज कर रहे हैं, और यूं कहें कि हम लोग इसका जो है ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। सो प्रॉपरली अगर हम लोग देखें तो जो भी अल्कोहल होगा वो भी ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए। राइट, डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, कौन सा डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं क्या हम लोग? इस डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं क्या तमंगना? अच्छा, तो इसमें जो प्रोसेस में क्या क्या हुआ होगा वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो प्रोसेसेस हुए होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिस मीडियम इज एसिडिक मीडियम, है ना, और एसिडिक मीडियम अगर है तो यहाँ पे देखिए आप एक H+ भी यूज हो रहा है, तो ये H+ हमें वापस से चाहिए होगा, ठीक है, रिएक्शन में। तो यहाँ से जो आपका एक H+ है वो H+ भी रिलीज होता है। यहाँ का जो H+ है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस आपका साइमल्टेनियसली होता है कि H+ भी यहाँ से निकल गया और ऑक्सीजन ने जो है अटैक भी कर दिया, ठीक है। सो इट इज समथिंग लाइक कि ऑक्सीजन जो है वो अब तड़प रहा है कि अब मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। कि आप ये भी सोच सकते हो कि ऑक्सीजन ऑलरेडी इट इज अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, so oxygen plus is a very unstable system, right? So ऑक्सीजन जो है जहां जहां से भी मौका उसको मिलेगा एक्सट्रैक्ट करने का इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन अपना कर देगा। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे पहले तो अटैक किया है इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर अटैक किया है, ठीक है। ऑक्सीजन ने एक्चुअली अटैक नहीं किया है, हम लोग अटैक किसका दिखा रहे हैं, हम लोग अटैक दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पोजीशन से हुआ है आपका ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन से एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड एक ब्रेक हुआ है, ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो है आपका कार्बन पे भी पॉजिटिव आएगा, है ना। ऐसे भी देख सकते, देखो चलो ऐसे भी देखते, अगर हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, ठीक है, और ये कार्बन पॉजिटिव आ गया, ऑलराइट। ठीक है, अच्छा सॉरी मेरे मेरे हिसाब से आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। सो इसलिए ये जो है वो नहीं होना चाहिए, दैट वाज रॉन्ग, बट एनीवे, ठीक है, अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन में निकल जाता, बट हाँ द थिंग इज कि अगर यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव लगा हुआ है तो ये कार्बन पे पॉजिटिव जो है वो किससे फुलफिल किया जाएगा, आपका ऑक्सीजन के लोन पेयर से, ठीक है। ये लोन पेयर यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, समझ में आ रहा है तमन्ना? ठीक है। सो फाइनली अगर हम लोग देखें फिर जा करके हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स में मिल रहे हैं हमको, तो प्रोडक्ट्स में हमको मिल रहे हैं फिनॉल, और हमें एक मिल रहा है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कैसे मिल रहा है, हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल था, उसको भी हमने ऑक्सीडाइज कर दिया है, राइट। सो एवरीथिंग विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, राइट। सो ये आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा आता है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है रिएक्शन का सही करना पड़ेगा, हाँ सॉरी कीटोन नॉट एल्डिहाइड, ओके। सो कुछ यहाँ पे गड़बड़ है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, I'll rectify it. So next बढ़ते हैं आगे, next is the distillation of phenolic acids with soda lime.
ठीक है। अब आई गेस कि हम लोगों ने इसको एज अ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ा है। ठीक है, सो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये आपका एल्केन्स चैप्टर में आया होगा, जहां पर हम लोग इसको अगर रिएक्शन में अगर इसको हीट भी करते हैं, ठीक है, और हमको इसको हीट कर रहे हैं तो we'll get प्लस CO2। ठीक है, और ये जो CO2 है, दैट CO2 विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एंड इट विल फॉर्म CaCO3। सो लाइम का यहाँ यूज है कि लाइम इज एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की वजह से जो आपका टोटल रिएक्शन है, वो रिएक्शन इज मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द ली चैटले प्रिंसिपल, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका यहाँ से रिएक्शन कर देगा। सो नॉर्मली जो भी रिएक्शन करते हैं हम लोग, उसमें वाटर जो है वो एक मेजर कंटेंट होता है। ठीक है, NaOH यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट इज बी विल बी एन एक्वस मीडियम, राइट। और ये करने के बाद जो है आपका H प्लस आकर के यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ इस पोजीशन पे H लग गया है। ठीक है, तो नॉर्मली ये रिएक्शन ऐसे ही शो होता है। अगर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन का एक समरी लिखें कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, तो जहां पर भी आपका COOH लगा है वो COOH जा करके H में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो नॉर्मली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वुड हैपन कि आपका RCOH, और ये R में जो है अराइल ग्रुप भी लाई करता है। अगर अराइल ग्रुप है तब भी कोई रिएक्शन में चेंज नहीं होगा। और अगर हम लोग इसमें NaOH और CaO और हीट कर रहे हैं यूज, सो इट विल बी गिविंग अस RH। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, जब हम लोगों ने एल्केन्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द रिएक्शन इज हैपनिंग। सो इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका बन रहा है वो आपका C माइनस बन रहा है। सो नॉर्मली जो आपका सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है वो एक कार्बो अनायन मैकेनिज्म से होकर के गुजरता है। ठीक है, सो फाइनली हम लोग जो है पूरा का पूरा हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया। तो हमारे पास जो नया मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है ये फ्रॉम क्यूमीन हाइपर हाइड्रोपेरोक्साइड, राइट। और बाकी का जो प्रोसेसेस है हम लोगों ने देख रखा है। हम लोगों ने सोडा लाइम पढ़ रखा था, हम लोगों ने फर्स्ट वाला मेथड भी पढ़ रखा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला। ठीक है, हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर में। टू नैप्थेनॉल एक तरीके से हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके पैकेज में जो था वो सॉल्व किया ही होगा। ठीक है, लेकिन फाइनली हम लोग जा करके देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस में आएगा सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है कि दिस इज एन एसिड। ठीक है, फिनॉल इज एन एसिड एंड NaOH, अगर इसको हम बेस से रिएक्ट करते हैं तो दिस इज गोइंग टू गिव अस अ सॉल्ट ArO minus Na plus and H2O। सो नॉर्मली ये रिएक्शन किसी भी अराइल फिनॉल के साथ यह हो सकता है, राइट। सो द नेक्स्ट इज ईस्टर फॉर्मेशन। ईस्टर फॉर्मेशन में भी देखिए कि कैसे हो रहा है ईस्टर फॉर्मेशन। अगर हम लोगों के पास फिनॉल है और हम लोग इसको RC डबल बॉन्ड OCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, सो ये रिएक्शन कंटिन्यूटी कैसे होगा कि हमारे पास R अराइल OH है, इसका रिएक्शन हम लोगों ने कराया RC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, और इससे जब अटैक होगा, किसका अटैक होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर का अटैक होगा कार्बन पर, क्योंकि कार्बन एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बेयर कर रखा है। फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जब फिर से वापस ड्रॉप होगा तो फिर क्लोरीन आकर के निकल करके चला जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास प्रोडक्ट ये बन रहा है, राइट। फिर सिमिलरली अगर हम लोग इसको जैसे
फिनाइल ग्रुप SO2Cl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, दिस इज टोसाइल क्लोराइड। सो टोसाइल क्लोराइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें भी रिएक्शन जो है वैसा ही होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसमें टोसाइल ग्रुप बनाए कि और क्लोरीन, ठीक है, तो इसमें भी जाकर के ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन का लोन पेयर पहले सल्फर पे जाएगा, सल्फर पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, और जो आपका क्लोरीन ग्रुप है वो क्लोरीन ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो एडिशन हो रहा है फिनॉल में वो एडिशन हो रहा है ArSO2 का, ठीक है, और ये आपका जो फिनॉल का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है। सो दिस इज वी कैन से कि एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें लिविंग ग्रुप भी है और आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। सो अगर हम लोग प्रेडिक्ट करने जाएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, देखिए प्रेडिक्ट करके कि प्रेडिक्ट द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द अबव मेथड, ठीक है, इस इनका फिनॉल का और एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन देखिए क्या होगा, एक बार आप ड्रॉ करके देखिए फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। C6H5COO C6H5, बिल्कुल बिल्कुल सही। सो तमंगना आप अगर इधर देखो कि क्या है, सो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये ऑक्सीजन का लोन पेयर आकर के अटैक करेगा कार्बन पर और क्लोरीन जो है दैट विल लीव। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा O C डबल बॉन्ड O, ठीक है। नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट बना के देखिए क्या आना चाहिए। NO2C6 ईस्टर फॉर्मेशन होगा बिल्कुल तमन्ना, और आपके लिए भी, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है विनीत, आई गॉट योर पॉइंट, वेरी गुड। सो NO2C6H5 फिर आपका जो O होगा वो लग जाएगा और फिर उसके बाद C2 CO CH3 लग जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास एसिटिक अनहाइड्राइड है और एसिटिक अनहाइड्राइड में एज वी नो कि असाइल ग्रुप जो है दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। सो इसमें जो एसिडिक अनाइड्राइड अगर आप देखो इसका प्लॉट करो या ड्रॉ करो स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो होता है एसिडिक अनाइड्राइड। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर हम लोग फिनॉल से रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन का लोन पेयर आकर के कार्बन पर अटैक करेगा, फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर खुल जाएगा, एज अ लोन पेयर खुल जाएगा पाई बॉन्ड, फिर ये जो लोन पेयर आएगा जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो फिर से ड्रॉप होगा एंड C और O का जो बॉन्ड है वो
ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका फिर जो प्रोडक्ट बनने वाला है, इसके बाद ये प्रोडक्ट बनेगा NO2 O C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये आपके दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट वाला करके देखिए, अगर ये समझ में आ गया हो तो। सी वाला, सी वाला हो गया। और तो डी वाला करके देखिए, मैं बताता हूँ सी कैसे हुआ। डी वाला भी जो है वो बी जैसा ही होगा, बस यहाँ पे जो NO2 लगा था उसकी जगह आपको COH जो है वो लगाना पड़ेगा, राइट। सो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन में जो टॉलिन है उसे SO3 जो है वो लग जाएगा, बिल्कुल। सो यहाँ पे भी जो है वो ऐसे ही रिएक्शन हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर पहले जा करके अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करना चाहिए? सल्फर पे, और क्लोरीन विल लीव, सो विल गेट दिस प्रोडक्ट कि बेंजीन, बेंजीन में ब्रोमीन, और ब्रोमीन के ऑर्थो पोजीशन पे ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर बेंजीन, और यहाँ पे CH3, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, डी वाला। डी वाले में देखिए, इसमें भी ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर आकर के एसिटिक अनहाइड्राइड में, हाँ बिल्कुल, सो वो जाकर के अटैक करेगा, राइट। सो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये CH3, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे जो आपका CO CH3 लग गया, बिल्कुल विनीत। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेशन करवा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन कि नाइट्रेशन कैसे होता है। वी आर यूजिंग डाइल्यूट HNO3, क्योंकि यहाँ पे फिनॉल है विच इज क्वाइट रिएक्टिव। सो यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 या फिर HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है नॉर्मली। सो ये आपका जो है वो रिएक्शन कंडीशन के बेसिस पे जो भी रिपोर्टेड है वो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपको। सो 40% जो है आपका
ये ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगेगा और जो 13% रिएक्शन है उसमें आपका जो है वो पैरा पोजीशन पे NO2 लगेगा. So the reason for this group is major because आपका यहाँ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए आपका एक मेजर प्रोडक्ट है. So यहाँ पे जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फिर अगर हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं तो सल्फोनेशन में देखिए इसमें हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे. सो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर द रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट. अगर हम लोग एक लो टेम्परेचर रखते हैं तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो आकर के लगता है बिकॉज दिस इज अ रेट कंट्रोल्ड प्रोडक्ट. और हम लोग अगर इसका हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं तो दैट इज गोइंग टू गिव अस पैरा प्रोडक्ट जो कि एक इक्विलिब्रियम कंट्रोल्ड है या फिर यूँ कहें कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस. दिस इज आल्सो नोन एज KCP, which means that it is kinetically controlled product. ठीक है, और इसको हम लोग जो है वो TCP भी बोल सकते हैं, which is thermodynamically controlled product. ठीक है, और इनका फीचर्स क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं. KCP के फीचर होते हैं कि ये इसका रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट होता है. रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट. ठीक है, और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना, अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में से, जैसे कि यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते थे, राइट, इसी रिएक्शन में, राइट. और अगर हम लोग देखें कि इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कहने का मेरा मतलब है कि इन द टर्म्स ऑफ रिपल्शन. ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ रिपल्शन इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है. तो इन दोनों में स्टेबिलिटी जो है आपकी वो नीचे वाले की ज्यादा होगी, पैरा पोजीशन में लगने वाले की ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ से जो है आपको रिपल्शन मिल रहा है इसको. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ SIR जैसा कोई चीज हो सकता है, ठीक है, या ऑर्थो इफेक्ट जैसा कोई चीज हो सकता है जिसकी वजह से इसका जो है वो प्लेन जो है वो चेंज हो जाएगा. बट दैट इज अदर डिस्कशन. ठीक है, दैट इज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डिफरेंट थिंग, राइट. लेकिन द थिंग इज कि नॉर्मली क्या हम लोग देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है या फिर कोई और रीजन नहीं है, तब तक जो है आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता है. मोस्टली जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में देखा होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनता था आपका पैरा पोजीशन पे. ठीक है, द रीजन वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द वैन डर वाल रिपल्शन बिटवीन द ग्रुप्स जो कि यहाँ पे अटैच्ड है, राइट. सो KCP जो है नॉर्मली ये होता है कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं किसी रिएक्शन में तो KCP आपको वैसा प्रोडक्ट बना करके देगा जो कि थोड़ा अनस्टेबल हो. ठीक है, अनस्टेबल प्रोडक्ट आपको जो है वो बना करके देगा. ठीक है, सो इसको जो है आप बिल्कुल क्या ऐसा ऐसा मत मानिए कि दिस इज अ रिक्वायरमेंट फॉर KCP. ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हम लोग रेट इसमें कंपेयर करें तो रेट फास्ट है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ स्टेबल प्रोडक्ट ऑलवेज. ठीक है, इसको हम लोग जो है नॉर्मली कैसे जज कर सकते हैं KCP और TCP को, इसको हम लोग एनालॉजी लगा सकते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स में. ठीक है, मैं एनालॉजी लगा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों चीजें जो है वो सेम है. मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको KCP और TCP समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, अब जैसे देखिए क्लोरीनेशन करवाते हैं एल्केन में,
तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि क्लोरीनेशन इज नॉट सेलेक्टिव, और जब ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो ब्रोमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं इट इज सेलेक्टिव। रीजन इसका क्या है? रीजन है इसका रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक ग्राफ पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, ये ग्राफ जो है आपका होगा एनर्जी वर्सेस रिएक्शन का। ठीक है, अब कोई भी प्रोडक्ट बनता है या कोई भी रिएक्शन होता है तो ये इस कर्व में चेंजेस आते हैं कि ये आपका एनर्जी ऑफ लेट्स से रिएक्टेंट हो गया, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ इसको, है ना, और लेट्स से दिस इज द एनर्जी ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से होकर के गुजरते हैं, है ना, ऐसे। तो केसीपी और टीसीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके पास अगर रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों का जो पाथ है वो पाथ आपका जो है वो अलग होगा। ठीक है, सो ये बन गया आपका दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये रिएक्शन आपका जो है एक ही है, लेकिन जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं वो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लेट्स से कि ये आपका जो है ए है, और चलो कलर कोडिंग कर रहे हैं तो कलर कोडिंग के हिसाब से लिख देते हैं। ये आपका प्रोडक्ट बी है और ये आपका प्रोडक्ट ए है। ठीक है, अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो जो आपका स्टेबल है, स्टेबिलिटी का मतलब काफी बहुत कुछ मतलब होता है। कभी कभी जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से भी मेजर कर रहे होते हैं कि जो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा वो कम स्टेबल है। कभी कभी हम लोग जो है उसको एनर्जी से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ एनर्जी से देख रहा हूँ। स्टेबिलिटी में अगर हम लोग देखें तो ए का जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है बिकॉज इट्स एनर्जी इज लेस। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो ए इज मोर स्टेबल देन बी, राइट। अब जैसे मैंने बोला कि केसीपी में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो नॉर्मली जो आपका प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए, केसीपी की वजह से आपका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बनना चाहिए बी वाला प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों? द रीजन फॉर दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, कि अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी देखें इसमें कि कितना एक्टिवेशन एनर्जी है, तो जो ब्लू वाला है रिएक्शन उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। ठीक है, ये इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है आप लोगों को पता है क्या? कोई मुझे बताएगा? सब पता है। पता है ना? ठीक है, रिक्वायरमेंट है जिसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट आगे जा सकता है। उससे कम एनर्जी होगा तो प्रोडक्ट फिर से जो है बैक साइड इक्विलिब्रियम चला जाएगा। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग मेरा जो काम है वो थोड़ा आसान हो गया। वेरी गुड, आप लोगों को पता है। सो अगर हम लोग ब्लू वाले का एक्टिवेशन एनर्जी देखें तो दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द ब्लू रिएक्शन जो कि बी बना करके गया है। तो मान लो कि ये इसी रिएक्शन का है। ठीक है, इसमें जो आपका ए है वो नीचे वाला है ए, और ये जो है वो बी आपका ऊपर वाला है। ठीक है, सो और अगर आप लोग रेड वाला देखोगे तो रेड वाले में एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेड वाले का एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ कंपेयर करें कि एनर्जी किसको ज्यादा लग रहा है, राइट, एनर्जी किसको ज्यादा लग रहा है, तो आपको मतलब क्या लगता है किसका एनर्जी ज्यादा है? रेड वाले का एनर्जी ज्यादा है या फिर ब्लू वाले का एनर्जी ज्यादा है? रेड वाले का एनर्जी ज्यादा है, नहीं भी नहीं। सो रेड वाले से क्या लग रहा है आपको कि जो रेट है रेड वाले का जो रेट होगा वो ब्लू वाले के रेट से
कम होगा क्योंकि इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है ज़्यादा है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है तो रेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको अब ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ए को ज़्यादा एनर्जी लगेगा, है ना, रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और बी को जो है वो कम एनर्जी लगेगा। सो इससे क्या हो जाएगा कि जो आपका रेट है वो रेट इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यू हैव लेस एक्टिवेशन एनर्जी और वी हैव लेस एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो रेट कम हो जाता है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो रेट बहुत कम हो जाता है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, नॉट मैथमेटिकली, ठीक है, जो हम लोग ने सेंटेंस बोला उसके हिसाब से। सो इसमें अगर हम लोग देखें कि ए और बी बनाने के तरीके में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो ए और बी बनाने के जो तरीके हैं उसमें ये डिफरेंस है कि जो आपका बी का इंटरमीडिएट है और ए का इंटरमीडिएट है, इन इंटरमीडिएट्स में भी एनर्जी का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो नॉर्मली जो KCP होगा वो आपका एक स्टेबल इंटरमीडिएट से होकर के गुजरेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट आएगा उसमें वो अनस्टेबल होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि अगर TCP के बारे में बात करते हैं तो द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी स्लो फॉर TCP। नॉर्मली ये देखा गया है, ठीक है, कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, ठीक है। तो हमने बीच में एक डिस्कशन उठाया था कि जैसे हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है, हम इसको जो है उस तरीके से समझ सकते हैं। तो क्लोरीनेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, दिस इज नॉन सेलेक्टिव। रीजन क्या है उसका कि द रेट ऑफ द क्लोरीनेशन इज वेरी फास्ट, राइट। और ब्रोमीन के बारे में, जो ब्रोमिनेशन के बारे में बोलते हैं कि इट इज सेलेक्टिव, ठीक है, जो कि मोस्टली जो है वो स्टेबल इंटरमीडिएट से जाकर के आपका जो है वो रिएक्शन शो करता है। सो इससे जो है वो सिलेक्टिविटी बढ़ जाती है और साथ ही साथ उसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो भी स्लो है। सो नॉर्मली अगर TCP हम लोग देख रहे हैं या फिर मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके हाई टेम्परेचर्स पे बनते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर होगा तो वी कैन से कि यहाँ पे जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी रीच करने का जो है टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगा जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो। तो सो टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे तो जो एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसकी वजह से जो हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बनने का जो पाथ है वो आराम से कवर हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी रीच हो जाएगी इफ वी हैव अ हाई टेम्परेचर। सो दिस इज द डिफरेंस कि KCP जो है आपका वो लो टेम्परेचर में भी हो सकता है, ठीक है। सो लो टेम्परेचर इज फेवर्ड। ठीक है, और TCP में हाई टेम्परेचर इज फेवर्ड। राइट, ये इसमें डिफरेंस है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देकर के मैं दिखाता हूँ कि क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो TCP और TCP के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। एक कॉन्जुगेटेड डाइन ले रहा हूं मैं, और इस कॉन्जुगेटेड डाइन में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं HBr से, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका प्रोडक्ट आएगा एक ये और एक ये प्रोडक्ट, ठीक है। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट आया है वो फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे आया होगा, इंटरमीडिएट से, कि H+ ने आकर के यहाँ अटैक किया और हमारे पास एक कार्बोकेटायन बन जाएगा इस पोजीशन पे, ठीक है। और सेकंड वाले का जो
इंटरमीडिएट है, वो इंटरमीडिएट ये है। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों रिएक्शन में से कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वन ज्यादा स्टेबल, B. Let's call it A. First वाला नहीं, which is B. B is more stable, right? ठीक है। और अगर मैं प्रोडक्ट का बोलूं कि इफ दिस प्रोडक्ट इज P1 एंड दिस प्रोडक्ट इज P2, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? P2 ज्यादा स्टेबल, क्योंकि हमारे पास जो है वो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, उसकी वजह से आप देख सकते हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो हाँ बिल्कुल भी। सो P2 इज मोर स्टेबल। चलो थोड़ा सा बहुत जो है वो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं इसको जो चेंज करके ना 1 और 2 कर देता हूँ, राइट? ताकि जो नंबरिंग का ऑर्डर है वो नंबरिंग का ऑर्डर सेम रहे, है ना? 1 और लेट्स कॉल इट 2। सो 1 इज मोर स्टेबल देन 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नॉर्मली जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला था कि जो आपका स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट वो नॉर्मली एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट से होकर के जाता है ना? हम लोगों के पास जो रिएक्शन कर्व है वो रिएक्शन कर्व कैसा होगा? वो रिएक्शन कर्व होगा आपका कुछ इस तरीके से। कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक प्रोडक्ट का पाथ ये है जो कि आपको P2 बना करके दे रहा है, ठीक है? और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो सेकेंड नंबर का इंटरमीडिएट, और एक जो पाथ है जो हमें P1 बना करके दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसका इंटरमीडिएट है दैट इज नंबर 1, ठीक है? ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन का कर्व, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि Rp2 is TCP, which is thermodynamically controlled product, and P1 is KCP, which is kinetically controlled product, ठीक है? और इसके साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि at high temperature TCP product will be favored, ठीक है? बिकॉज रीजन इसका क्या होगा? बिकॉज ये वाला मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? इसको यहीं लिख देते हैं। दिस इज KCP and this is TCP. सर हाँ बोलो। सर इंटरमीडिएट जिसका ज्यादा स्टेबल होता है उसको ही तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है?
इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। ये आप तो देख रहे हो, आप अपने नज़र से ही देख लो, राइट, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा जो है वो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप एक बार मैसेज कर दो, मैसेज करिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। So we are saying that at high temperature TCP product is favored because increase in temperature, increases average energy of molecules। अब मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज एनर्जी है वो अगर बढ़ गया तो ये जो सेकंड वाला इंटरमीडिएट का पोजीशन है वो आराम से जो है वो अचीवेबल है, क्योंकि ये दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये जो आपका है पार्ट, ये वाला पार्ट, राइट। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट कैन गो अप, और इसकी वजह से जो है आपका सेकेंड नंबर का जो इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा अचीवेबल है। और अगर हम लोग बोले यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखते हैं कि किसका एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी को नॉर्मली हम लोग EA से लिखते हैं, विच इज रिप्रेजेंटिंग एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन 2 is more than reaction 1, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है आपके पास 3 ऑब्जर्वेशंस आ गए, है ना, KCP और TCP के बारे में। इसको लिख लो, है ना, हो जाए तो मुझे बताना, और अगर कोई डाउट है तो बताइए। सर रिएक्शन मैकेनिज्म में तो जो इंटरमीडिएट स्टेबल होता है वही तो प्रोडक्ट मेजर होता है। मतलब एग्जैक्टली वो ऐसा नहीं है बात। जब आपके पास वही मैं कह रहा हूँ कि जब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके पास कुछ ऑप्शंस अगर हैं, ठीक है, तो उन ऑप्शंस में प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जो कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो अब मैं अगर बोलता हूँ कि अगर मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो आपका TCP विल बी मेजर प्रोडक्ट, और अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूँ तो दैट विल बी KCP। सो सपोज कि अगर मैंने 20 डिग्री सेल्सियस रखा है इसका टेम्परेचर, रिएक्शन टेम्परेचर, या 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपका P1 बनेगा। और जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ, सपोज 40 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, तो आपका ये जो है वो TCP बन जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट में। सो हमारे लिए प्रॉब्लम ये KCP और TCP का जो थॉट प्रोसेस है वो तभी आना चाहिए जब टेम्परेचर आपको जो है वो हाई दिख रहा हो, ठीक है, या फिर टेम्परेचर मेंशन हो। नॉर्मली जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं उस रिएक्शन में हम लोग टेम्परेचर नहीं देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस HBr के सॉल्व किए होंगे, ठीक है, एल्कीन्स पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के रिएक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो नॉर्मली इन क्वेश्चंस में जो है आपको टेम्परेचर नहीं दिखाई दिया होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। सो जब टेम्परेचर मेंशन कर दे यहाँ पे, HBr के साथ टेम्परेचर मेंशन है, मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर क्यों दिया हुआ है। So temperature would be given just to make us think about the KCP and TCP problem. Alright. So यहाँ पे भी जो है हमारे पास there is options where we can produce more than one products depending on कि उसका reaction intermediate कैसा है, कैसा stability है उसका, ठीक है। So normally जो है generally ये देखा गया है कि जो unstable intermediate है वो stable product बनाता है, और जो स्टेबल इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। सो दिस विल बी कंप्लीटली टेम्परेचर ड्रिवन रिएक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट का जो है ना, अगर हम लोग रेट भी कंपेयर करते हैं तो रेट किसका ज्यादा होना चाहिए, KCP का रेट जो है वो ज्यादा होगा,
rate of KCP is more than rate of TCP. ये वाला भी देख लीजिए। ठीक है, लिख लिया हो तो मुझे बताओ ताकि हम आगे बढ़े उसमें। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके सो दैट इज वाई यहाँ पे भी जो सल्फोनेशन करवा रहे हैं हम लोग, वो सल्फोनेशन में ये रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे कंप्लीटली। हाई टेम्परेचर पे आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है, लो टेम्परेचर पे आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। हैलोजनेशन में भी देख सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग हैलोजनेशन करें फिनॉल का ब्रोमीन और वाटर के साथ, तो ब्रोमीन और वाटर के साथ ये देखा गया है कि नॉर्मली जो तीनों जगह पे है वो ब्रोमीन लग जाएगा। और अगर हम लोग Br2CS2 और 0 डिग्री सेल्सियस के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, CS2 इज बेसिकली अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट की वजह से और लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ जो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी थोड़ी कम रह जाएगी और एक ही ब्रोमीन यहाँ पर लग पाएगा, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन और वाटर अगर हम लोग यूज करते हैं तो वाटर बीइंग अ पोलर सॉल्वेंट ये रिएक्शन में पोलराइज कर सकता है जो हमारा ब्रोमीन है, उस ब्रोमीन को पोलराइज करने के बाद जो है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। सो नॉर्मली आप लोगों ने इसको जो है एल्कीन्स में भी पढ़ा होगा, जब हम लोग ब्रोमिनेशन करवाते थे एल्कीन्स की, तो ब्रोमीन अगर आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट याद हो तो उसमें भी जो ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड है वो ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो जाता था इन द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो उससे रिएक्टिविटी जो है वो ब्रोमीन की बढ़ जाएगी जैसे ही वो पोलराइज हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि अगर हम सिंपली ब्रोमीन लेते तो उसकी जो रिएक्टिविटी थी वो कम होगी, क्योंकि ब्रोमीन एक नॉन पोलर बॉन्ड है, ब्रोमीन ब्रोमीन के जो बीच में बॉन्ड है वो। सो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव भी नहीं है। सो जो ब्रोमीन अगर हम लोग सिंपली ब्रोमीन यूज कर रहे हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट तो दैट इज अनरिएक्टिव, और अगर ब्रोमीन हम लोग यूज कर रहे हैं इन पोलर सॉल्वेंट तो दैट इज हाईली रिएक्टिव, राइट। नेक्स्ट है आपका फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट में फर्स्ट हम अल्काइलेशन देख रहे हैं। अल्काइलेशन का आपको मैकेनिज्म पता होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनने के बाद अगर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट विल ऑकर एंड द रिएक्शन विल प्रोसीड, और इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली आप असाइलेशन में भी देख सकते हो कि क्या हो रहा है। एक बार देखिए असाइलेशन का रिएक्शन। असाइलेशन के रिएक्शन में हम लोगों ने क्या यूज किया है, जिंक और Cl2 यूज किया है, ठीक है। और जिंक और Cl2 जो है वो आपका यहाँ से OH निकाल करके ले जाएगा, सो दैट यू कैन प्रोड्यूस C डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है। सो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O प्लस इज गोइंग टू अटैक एट दिस पोजीशन, OH के ऑर्थो पोजीशन पे और मिथाइल के पैरा पोजीशन पे यहाँ पे आकर के अटैक करेगा, और ये आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो ये OH है ये OH निकल जाता है यहाँ से। नेक्स्ट जो है हमारा रिएक्शन वो फ्राइज रीअरेंजमेंट है। ये थोड़ा एक स्पेशल केस है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये गलत होगा आई गेस कि एक थोड़ा टाइपो एरर होगा, मैं इसको भी करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। ये आपका जो है वो CH3 होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू विनीत। सो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट कैसा हो रहा है, और वो जो हमारा ऑक्सीजन का रीअरेंजमेंट हुआ था थोड़ा बहुत उसी तरीके से रीअरेंजमेंट हुआ था, दैट वाज सिमिलर टू द फ्राइज रीअरेंजमेंट। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एसिटिक अनहाइड्राइड है, OAC इज रिप्रेजेंटिंग एसिटिक अनहाइड्राइड,
ठीक है, यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो लोन पेयर से अटैक होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव ड्रॉप होगा और ये फिर यहाँ से निकल के चला जाएगा। ठीक है, फिर ये प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट के बनने के बाद अगर हम लोग AlCl3 से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो AlCl3 जो है वो आपका असाइलेशन और अल्काइलेशन और जो आपका हैलोजनेशन है उसमें यूज होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा शो होगा कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस में जो आपका C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप जो है आपका यहाँ लगेगा। ठीक है, और अगर 160 डिग्री सेल्सियस है तो जो C डबल बॉन्ड O CH3 है वो आपका यहाँ लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे OH के। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे वो पहले देख लेते हैं कि क्या करवा रहे हैं हम लोग, किसका रीअरेंजमेंट करा रहे हैं। हाँ, अगर हम लोग इसका रीअरेंजमेंट देखें तो ये जो आपका ग्रुप था ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है ये ग्रुप आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका ही पोजीशन जो है आइदर आपका ऑर्थो पोजीशन पे है या फिर पैरा पोजीशन पे है। राइट, सो इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म जो है वो सजेस्टेड कोई मैकेनिज्म अभी तक नहीं देखा है मैंने किसी टेक्स्ट में, लेकिन मान लेते हैं कि हम लोग जो है लॉजिकली देखें तो कैसा इसका सजेस्टेड मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे AlCl3 यूज हो रहा है। AlCl3 इज अ लुईस एसिड और लुईस एसिड के प्रेजेंस में यू नो की रिएक्शन जो है वो कैसा हो सकता है कि वो पहले लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा और इलेक्ट्रोफाइल जा करके अटैक करेगा, जिस तरीके से Cl2 या फिर क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में होता है या फिर फ्रिडल क्राफ्ट में होता है। तो फ्रिडल क्राफ्ट में भी ऐसे ही हो रहा है कि जैसे आपका RCl है, RCl को AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाया तो जा करके R पॉजिटिव बनता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, आपका जो C पॉजिटिव है वो C पॉजिटिव बनेगा और C पॉजिटिव जा करके कहाँ लगना चाहिए दैट वुड डिपेंड। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर लो है हमारे पास टेम्परेचर तो वो जाकर के आपका पैरा पोजीशन पे लगता है और अगर टेम्परेचर हमारे पास हाई है तो वो जाकर के ऑर्थो पोजीशन पे लगता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग इसको जो है वो KCP और TCP में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज KCP काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट एंड दिस इज TCP विच इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट जो है आपको ज्यादा स्टेबल होगा। द रीजन फॉर दैट इज बीइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में है, इसलिए दिस इज अ स्टेबल प्रोडक्ट। राइट, और ये प्रोडक्ट जो है वो that will be unstable because of this, and I'm talking about this stability on the basis of the energy content of the system. Right, so देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। ये रिएक्शन फिनॉल में C2H5Cl से रिएक्शन करवाया, फिर AlCl3 और CS2 से रिएक्शन करवाया। ऐसे ही आपको रिएक्शन कराना है फ्राइज रीअरेंजमेंट की तरह। ठीक है, देखो एक बार प्रोडक्ट बना करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सो विनीत यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे C2H5 लग जाएगा। ये भी एक तरीके से फ्राइज रीअरेंजमेंट जो है हम लोग कह सकते हैं इसको, है ना। सो पहला जो हमारा प्रोडक्ट ए बन रहा है वो प्रोडक्ट ए है, ऑक्सीजन में C2H5 लग जाएगा। ठीक है,
ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है और ये लोन पेयर जाकर के अटैक करेगा कार्बन डेल्टा पॉजिटिव पे, और क्लोरीन जो है दैट विल बी अ लीविंग ग्रुप। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर आया और यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन विल बी, सो दैट इज ए। उसके बाद जब हम लोग इससे रिएक्शन करवा रहे होंगे AlCl3 का, तो ये फ्राइज रीअरेंजमेंट शो करेगा, और फ्राइज रीअरेंजमेंट शो करने के बाद आपके पास दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, एक OH यहाँ आ जाएगा और C2H5 यहाँ लग जाएगा, और एक और आपका जो है ये लग जाएगा, दो प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं। ये काम जो है हम लोग सिंपली जो AlCl3 है या असाइलेशन है, ठीक है, उससे नहीं करा सकते थे ये काम, इसलिए हम लोग, हमारे पास ये जो है वो एक बाईपास है टू मेक दिस प्रोडक्ट, ठीक है। रीजन क्या है इसका, ये दिखा देता हूँ। अगर हम इसका असाइलेशन करवा रहे होते सिंपली C2H5Cl से एंड AlCl3 से, ठीक है, इसमें क्या है कि हम एक ही स्टेप में दोनों यूज कर दे रहे हैं, C2H5Cl भी एक ही स्टेप में यूज हो रहा है और उसी स्टेप में AlCl3 भी यूज हो रहा है, मतलब ये दोनों साथ में डाले गए होंगे। और ये जो हमने रिएक्शन देखा ऊपर वाला, हमारे पास जो एग्जांपल था, ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है, ये आपका रिएक्शन पे क्या हो रहा होगा, पहले C2H5Cl डाला गया है रिएक्शन में, उसके बाद रिएक्शन होने दिया गया, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोगों ने AlCl3 और CH2 साथ में डाल दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग साथ में C2H5Cl डालते और AlCl3 डालते, तो इसमें जो यील्ड है, परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, वो कम आएगा, इज वेरी लो। इसका रीजन ये है बिकॉज AlCl3 reacts with phenol, ठीक है। AlCl3 का जो वेकेंट ऑर्बिटल है ना, ये वेकेंट ऑर्बिटल ऑक्सीजन के लोन पेयर को जाकर के ले ले, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि आपका इन दोनों के बीच में रिएक्शन होना चाहिए, AlCl3 और C2H5Cl के बीच में रिएक्शन होना चाहिए, तभी जाकर के आपका जो है वो C2H5 पॉजिटिव बनता है और वो जाकर के फिर एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है, राइट। यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो आपका जाकर के ऑक्सीजन के लोन पेयर को अटैक कर देता है। तो इसीलिए ये जो हम सिंगल मेथड से, और अगर हम लोग फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन यूज करते हैं तो प्रोडक्ट जो था वो हमें नहीं मिलता, इसलिए हमारे पास ये एक और दूसरा मेथड है। सो नॉर्मली आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास फिनॉल है और एनिलीन है, तो उसमें जो है हम फ्रिडल-क्राफ्ट नहीं करवा सकते। द रीजन बीइंग इज दैट द सेम, कि इसमें जो एल्युमिनियम है या फिर जो भी हम लोग लुईस एसिड ले रहे हैं, वो जाकर के लोन पेयर के साथ अटैक कर लेगा, या फिर जो लुईस बेस उसमें प्रेजेंट होगा उससे जाकर के अटैक कर देगा, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग फिनॉल का रिएक्शन जो है वो थोड़ा अलग से पढ़ते हैं इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। चलो और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये बनाइए HNO3 एंड हाई टेम्परेचर फिनॉल से रिएक्शन करवा रहे हैं। बिल्कुल, तो आपका यहाँ पे जो है वो नाइट्रेशन होता हुआ दिख रहा है ना। लेकिन अब नाइट्रेशन यहाँ पे जैसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन द पॉइंट इज कि जैसे ही आपका यहाँ पे टेम्परेचर देगा, हाई टेम्परेचर देगा, अगर ये मेंशन नहीं होता तो योर आंसर वुड हैव बीन राइट कि ऑर्थो पोजीशन पे जाकर के NO2 लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। लेकिन हम लोग अगर हाई टेम्परेचर करते हैं तो हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन और फर्दर हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थो पे लगेगा, फिर दूसरे स्टेप में एक और ऑर्थो में लगेगा, फिर तीसरे स्टेप में एक और ऑर्थो में लग जाएगा, राइट।
ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से देखो क्या हो जाता है कि अगर हम इसको नॉर्मली ऐसे ही रिएक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है, HNO3 के साथ, तो ये हमें जो है सिंपली NO2 बना करके देता है। अगर हम इसका फिर से एक और HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे होते, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा होता। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी मिल जाएगा, दोनों आर्गुमेंट हम लोग कह सकते हैं, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर। मैं इसमें ये डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मैं इसमें फर्स्ट रिएक्शन का रेट जो है वो R1 बोलो और सेकंड रिएक्शन का जो रेट है उसको R2 बोलो, तो R1 और R2 में कौन ज़्यादा होना चाहिए? ऑर्डर क्या होगा इनका R1 और R2 का? R2 का रेट ज़्यादा होगा भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, R1 का रेट ज़्यादा होगा। मैं रीज़न बता देता हूँ मैं कैसे सोच रहा हूँ। लुक, दिस इज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और इलेक्ट्रॉन की तलाश में आ रहा है। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आपका है वो इलेक्ट्रॉन की तलाश में आएगा और आ करके उस वो तलाश जो है उसको बेंजीन रिंग में जा करके खत्म होगी उसकी तलाश। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, फिनॉल में है या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ज़्यादा है, तो फिनॉल में ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि अब इसमें NO2 लगने की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने की वजह से जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो गया होगा। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is less than phenol। तो अब इसमें अगर हम एक और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं तो इसमें जो रेट है वो रेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। फर्दर आप एक और अगर इसमें नाइट्रेशन कराओगे एक और स्टेप, तो वो भी रेट जो है वो और डिक्रीज हो जाएगा। तो धीरे धीरे सक्सेसिवली जो है आपका रेट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। राइट, अगर हम इसमें एक और नाइट्रेशन कराते और इसको अगर हम R3 बोलते, तो the rate would have been R1 greater than R2 greater than R3। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जाओगे सिस्टम में, आपका जो रेट है वो रेट डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर्स में कराते हैं ऐसे रिएक्शन, तो ये रिएक्शन जो है आपका जा करके यहीं तक स्टॉप हो जाता है, ये इन दो स्टेप्स में ही स्टॉप हो जाता है रिएक्शन, क्योंकि आगे का जो रेट है वो स्लो है और वो स्लो रेट जो है आपको प्रोडक्ट नहीं देगा, द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी लेस। राइट, सो इसीलिए जो है आपका रिएक्शन यहीं तक स्टॉप हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर क्या करने वाला है, हाई टेम्परेचर ये जो है प्रोवाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप भी हो जाए, R2 भी हो जाए और R3 भी हो जाए। ठीक है, इसीलिए जो आपका तीनों पोजीशन पे है वो नाइट्रो ग्रुप्स लग रहे हैं यहाँ पे, है ना। सी वाला करके देखिए।
पैरा में ब्रोमीन लग जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। सो पैरा में आपका ब्रोमीन लग गया ऑक्सीजन के। हाँ, अब डी करके देखिए, डी वाला। डी में देखिए हम लोग टेम्परेचर जो है वो लो रखा है ना, 20 डिग्री सेल्सियस। पैरा में आपका जो है वो NO2 लग जाएगा, नहीं ऑर्थो में लगना चाहिए तमंग ना। ऑर्थो में तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मली जो हाँ OH आता है, तो OH में थोड़ा ध्यान रखना है हम लोगों को कि ऑर्थो में जो है आपका वो मेजर हो जाएगा। ये माइनर प्रोडक्ट है, मेजर जो है आपका ऑर्थो वाला होगा, इसमें एक और प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। ऑर्थो वाला मैं इसको सही कर दूंगा, कोई बात नहीं, गलत लिखा हुआ है। ई वाला देखिए, ई का क्या होना चाहिए, Br2 एक्वस मीडियम में ले रहे हैं और 2 इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें यहाँ पे एक्वस मीडियम लिया जा रहा है। बिल्कुल विनीत। सो ब्रोमीन जो है अब जा करके आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पे लग जाएगा, जहां जहां पोजीशन खाली है वहां पर आपका ब्रोमीन लग जाएगा, है ना प्रशांत। सो हम क्योंकि एक्वस मीडियम यूज कर रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर हम लोग CS2 यूज करते तो किसी एक ही पोजीशन पे जाकर के आपका अटैक होता। यहाँ देखिए जैसे Br2 एक्वस मीडियम में ले रहे हैं और 3 इक्विवेलेंट्स यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या 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 होना चाहिए प्रोडक्ट। ऑर्थो और पैरा दोनों में लग जाएगा, राइट। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो SO3H है वो SO3H आपका ये भी रिप्लेस हो जाएगा, है ना। SO3H भी आपका रिप्लेस हो जाएगा, जैसे आपका बीटा नैप्थेनॉल प्रोसेस में हो रहा था, ओके। तो यहाँ पे जो एक्वस मीडियम है वो एक्वस मीडियम की वजह से जो Br माइनस है वो Br माइनस आपका आकर के यहाँ पे भी अटैक करता है, ठीक है। तो ये दिस इज रिप्लेसेबल, ऑलराइट, दिस इज रिप्लेसेबल विद OH, दिस इज रिप्लेसेबल विद H, ठीक है। ये देखिए जैसे फिनॉल का हम लोगों ने NaNO2 और H2SO4 से रिएक्शन करवाया है 7 to 8% में, इसका बताइए क्या होना चाहिए। NO2 in ortho position, ठीक है। प्रशांत यू हैव डन ऑलमोस्ट राइट, लेकिन हम लोग यहाँ HNO3 यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये NO एडिशन होता है इसका, ठीक है। एडिशन जो है इसका NO का होता है, नॉट NO2 का। HNO3 ले रहे होते तो NO2 का एडिशन होता, और यहाँ हम NaNO2 ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे NO का एडिशन हो रहा है। सो अगर हम लोग HNO2 लेते तब भी यहाँ पे जो एडिशन होता वो आपका NO का ही होता, ठीक है। तो उसको हम HNO2 से समझा देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म याद है आपको तो देखो, जब हम HNO3 लेते हैं तो उसमें ये करते हैं, HNO3 को H+ से रिएक्शन करवाया तो ये आपका जा करके H2O और NO2+ बना देता है, नहीं। लेकिन यही काम अगर हम लोग HNO2 से करें तो ये आपका जो है वो H2O प्लस NO+ में बन जाएगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, NaNO2 और H2SO4 दैट इज गिविंग अस
HNO2 या फिर एसिडिक मीडियम में रख रहे हैं तो NO जो है आपका वो रिलीज हो जाएगा।